सादर प्रणाम। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में, जिसके तहत आज हमारा विषय खासा चर्चित है। चर्चित जो विषय है वो है हमारा नई तकरार अल्पन पर रार। दरअसल केंद्र सरकार ने एक पत्र भेजकर पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्य सचिव, जो अब ममता बनर्जी के नवनियुक्त सलाहकार हैं, उनको प्रतिनियुक्ति पर जबरिया दिल्ली भेजे जाने के निर्देश दिए। इसी के साथ सारा विवाद है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल एक समय में इस देश में भद्रता का, सज्जनता का, संस्कार का, कलात्मकता का पर्याय हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ दशकों से पश्चिम बंगाल देश में सुर्खियों में तो रहता है, लेकिन वो तमाम कारण जो सुर्खियों के बनते हैं वो नकारात्मक ही रहते हैं। राजनीतिक हिंसा का विषय हो या सरकारों के परस्पर टकराव का, कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की यही पहचान पिछले कुछ समय से बनती जा रही है। लोगों ने ऐसा महसूस किया था कि इस बार के आम चुनाव के बाद जो पश्चिम बंगाल में अभी घटित हुए, इसके बाद चीजें थमेंगी और एक ठीक रास्ते पर तमाम सरकारें चलने की कोशिश करेंगी। लेकिन महसूस ये हो रहा है कि पश्चिम बंगाल के तहत जनता ने अपना फैसला भले ही सुना दिया हो, पर राजनीतिक दलों का मन अभी भी उस फैसले के साथ बना नहीं है। न ममता बनर्जी के तौर तरीकों में तल्खी कम हो रही है, न ही केंद्र सरकार के तौर तरीके या भारतीय जनता पार्टी का लहजा यह एहसास कराता है कि जनता का फैसला उन्हें किसी स्तर पर मान्य है। ताजा तरीन मामला जो बना है वो मामला बना यास तूफान के संदर्भ में। तूफान आया और चला भी गया, लेकिन उसके कारण से जो तबाही हुई है वो राजनीतिक क्षेत्रों में अभी भी महसूस की जा रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर क्या कुछ तबाही यास तूफान के चलते हुई, इसका जायजा लेने के लिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवास पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री और अन्य तमाम लोगों के साथ में बैठक रखी थी, जिसके माध्यम से जानने की कोशिश थी क्या कुछ नुकसान हुआ है, किस प्रकार की मदद की जरूरत राज्य को है। लेकिन उस बैठक में, जिसमें मुख्यमंत्री को रहना था, प्रधानमंत्री को रहना था और कुछ अधिकारियों को रहना था, उसके अंतर्गत ममता बनर्जी की दलील है कि वो बैठक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की रही ही नहीं। उसमें राज्यपाल को भी बुला लिया गया, नेता प्रतिपक्ष को भी बुला लिया गया और केंद्रीय मंत्रियों को भी बुला लिया गया। संभवतः राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रियों से उन्हें दिक्कत नहीं थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शुभेंदु अधिकारी का होना उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ दे गया। नतीजा यह हुआ कि देश ने अभूतपूर्व दृश्य देखा कि प्रधानमंत्री बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कई इंतजार कर रहे हैं। 30 मिनट बाद मुख्यमंत्री आती हैं, 2 कागज हाथ में थमाती हैं और अपनी अन्य व्यवस्था का हवाला देते हुए चली जाती हैं। कुल मिलाकर यह दृश्य किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत तकलीफ पैदा करने वाला था। और इसी के साथ विवाद है। केंद्र सरकार को यह मंजूर नहीं हुआ है और केंद्र सरकार ने उसके तहत ममता बनर्जी का तो कुछ प्रत्यक्ष तौर पर बिगाड़ना संभव नहीं था, तो नतीजे में उनके मुख्य सचिव अल्पन को, जिसको स्वयं ही सेवा विस्तार केंद्र सरकार ने दिया था 3 महीने का, उन्हें दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का फैसला ले लिया। ममता बनर्जी ने उसे मानने से इंकार कर दिया है। अल्पन जी सेवानिवृत्त हो गए हैं। अल्पन जी अब ममता बनर्जी के सलाहकार भी हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि कार्रवाई तो होकर ही रहेगी। समझने की कोशिश करेंगे आज की चर्चा में कि महामारी के दौर में, तूफान से हुई हानि के दौर में जनता की चिंता करने के स्थान पर ये सरकारें एक दूसरे के सम्मान की, अपमान की चिंता करना इतना जरूरी क्यों महसूस कर रही हैं। जो कुछ भी चल रहा है वो कितना नियम संगत है, युक्ति संगत है, व्यवहार संगत है, इस पर भी बात करेंगे। कई खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस अहम मसले पर चर्चा के माध्यम से कोई एक दिशा अब तक पहुंचने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि बिवेयर ऑफ एंट्रेंस to a quarrel, but being in the beard that the opposed may beware of this। अर्थात झगड़े में पड़ने से बचो, परंतु उसमें पड़ ही जाओ तो ऐसा करो कि विपक्षी तुमसे भयभीत हो जाए। शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक है, उसमें हैमलेट, उसके अंतर्गत ये शेक्सपियर का कहा हुआ कथन है। तो क्या वर्तमान राजनीतिक दल इसी विचार के साथ में अपने आप को व्यवहार में ला रहे हैं कि अगर विपक्षी के साथ में व्यवहार करना है तो इस तरीके का व्यवहार करो कि वह भयभीत हो जाए? तो दोनों पक्ष क्या यही जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं? समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता मानव जायसवाल जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल की प्रवक्ता माधवी अग्रवाल जी भी जुड़ चुकी हैं और साथ ही प्रशासनिक अनुभव रखने वाले पूर्व IAS DS राय साहब भी हमारे साथ में हैं। आप तीनों को स्वागत है। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसे वो जुड़ते हैं तो उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत मानव जायसवाल जी से ही करते हैं और मानव जी से ही समझने की कोशिश करते हैं। मानव जी, क्या कुछ देश में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं? पश्चिम बंगाल अब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं,
पश्चिम बंगाल अब भारत का एक राज्य नहीं, पश्चिम बंगाल की इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कोई आस्था नहीं, क्योंकि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के साथ व्यवहार करने की कोशिश आपकी पार्टी की 3/4 बहुमत की सरकार कर रही है, तो यह सवाल खड़ा हो गया है। थोड़ा अपना नजरिया साझा करें ताकि देश समझ पाए कि आखिर ऐसे हालात बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं। सर, पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं। हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको मेरा नमस्कार है जी। और पूरे देश को आपके चैनल से मैं नमन करता हूं। और आज जो कोविड का काल है और जो यहाँ से जो बंगाल किसी त्रासदी में है, जिन्होंने भी अपने प्रियजनों को खोया है, हमारी संवेदना उन हर प्रियजनों, हर परिवार वालों के साथ है जी। और जहां तक बात है सर देश का हिस्सा, तो सर देश का अटूट हिस्सा तो बोलने की मुझे बात बहुत ही अशोभनीय लगती है बंगाल के प्रति। बंगाल ने हर समय देश को दिशा दिखाई है, चाहे वो 1857 का वो दिन हो जहां हमने विरोध जताया जी और हमने अपने शरीर का बलिदान दिया जी। और जहां तक बात है सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जो हमारे जो विश्व को जीरो का पाठ पढ़ाया, वो भी इस धरती से उत्पन्न हुआ था, उनका उन्नयन हुआ था जी। सर बात यहाँ पे है कि सर जो गलतियां केंद्र कर रही है, जो अहंकारी सरकार जो केंद्र की है, वो भूल जा रही है कि वो केंद्र सरकार है। वो अपने आप को हमेशा बीजेपी की पार्टी समझ के लोग वहाँ पे शासन करना चाहते हैं। वो आए, वो बताए कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूँ पूरे देश का, मेरे लिए पूरा देश एक समान है, मेरे लिए हर मुख्यमंत्री का सम्मान उतना ही है, अतुल्य है जितना कि मेरा खुद का है। क्यों? क्योंकि हम जनगण से जीते हुए वोट से आए हैं, हम डिक्टेटर नहीं है। जो डिक्टेटर बनना चाहते हैं उनके लिए है। सर आज जिस तरीके से हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है अलगन बंदोपाध्याय, उनका एक अतुल्य कार्य है बंगाल के प्रति। उन्होंने जिस तरीके से बंगाल को सजाया है, जिस तरीके से अपने आप को समर्पित किया है बंगाल में, और आज बंगाल जिस तरीके से कोविड से ग्रसित है, ये इलेक्शन कमीशन और बीजेपी जिस तरीके से इलेक्शन 8 फेजों में कराना चाहती थी और हम जिस तरीके से ग्रसित हो गए कोविड में, और उसके बाद याद आता है सर उनका कितना बड़ा योगदान रहा है हमारे प्रांत के प्रति, और उनकी जरूरत है अभी प्रांत को। क्यों? क्योंकि वो हर कण कण को जानते हैं बंगाल की, लेकिन इनको शोभा नहीं देता। 10 तारीख को हमने एक्सटेंशन मांगा सर, उनका 31 तारीख को रिटायरमेंट था, 10 तारीख को हमने एक्सटेंशन मांगा। क्यों? क्योंकि हमको उनकी जरूरत थी। केंद्र को क्या जरूरत पड़ गई? क्या अचानक वो आधे घंटे की मीटिंग के लिए उनको अपनी अहंकार को दिखाना है पूरे देश को? उनको बताना है कि नहीं भाई हम ही बॉस है? ये बॉस वाला चक्कर क्या है सर? अगर बोले कि भाई हम बंगाल के लिए ये करना चाहते हैं, हम देश के लिए हर बंगाली सर, मैं इसको जोर से बोलना चाहता हूँ, हर बंगाली देश के लिए समर्पित है जी। हर बंगाली का हर कतरा, आखिरी कतरा समर्पित है पूरे देश के लिए। और हमने ये किया है, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, तो हम आज जाके यहाँ पे सुरक्षित है सर, पूरा देश सुरक्षित है। क्यों नहीं 1857 को याद किया जाता था? यहाँ से कुछ ही दूर में एक विरोध हुआ था जिसको लेके पूरे देश में चर्चा हुई, जिसको लेकर आज हम आजाद हैं। क्यों है? क्योंकि हमने सच का साथ दिया। हमारी क्षमता है कि हम सच का साथ दे सकते हैं। हमको बैकडोर नीति नहीं आती, हमको वो क्या बोलते हैं, दोहरी नीति नहीं आती। हमको नहीं पता कि भाई अंग्रेजों से क्या सीखना था। हमने एक ही चीज सीखा है हमारे पूर्वजों से, देश एक है हमारा, हम सब एक है। तो लेकिन सर सबके प्रति हमको सम्मान रखना होगा। एक सम्मान की तो अपेक्षा हम कर ही सकते हैं केंद्र सरकार से। आज याद तूफान से दीघा ग्रसित था, काबंदी में जब दीदी पहुंची, उन्होंने प्रधानमंत्री से मीट करने की कोशिश करी, तो प्रधानमंत्री किससे मिलना चाहते थे? वो मुख्यमंत्री को मिलना नहीं चाहते थे क्या? तो पहले उनको मुख्यमंत्री को बुला लेना चाहिए था, हाँ दीदी आपको समय नहीं है, आप आइए, चलिए हम आपसे मिल लेते हैं। लेकिन आपने तो आपके एसपीजी ने क्या बोला? 1 घंटा वेट कराइए। आपकी फ्लाइट आ रही थी, दीदी की फ्लाइट आ रही थी, तो उसमें विलंब हुआ दीदी को, दीदी पहुंची आपसे मिलने, आपने बोला वेट करिए। तो भाई आज हमारे लिए जन सेवा ही है, हम जन के साथ हैं, हमको कोई सर हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हम सिर्फ एक ही शक्ति को जानते हैं, जन की शक्ति। आज जन हमारे साथ है, आज हमारी जनता हमको चुनती है, हम जनता को नहीं चुन सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कहते हो, जनता को चुन के वोट चाहते हैं, वो जनता को चुनना चाहते हो। जनता कैसे चुने? जो हमको वोट देगा वो मेरी जनता है। भाई बंगाल में उनको वोट नहीं दिया, बंगाल ने क्या उनको कुछ नहीं दिया, और बंगाल में उनको गति नहीं दी तो उनको लग जाए। अब वो चाहते किसी भी तरीके से बंगाल को हम शोषण करें, शोषण करना चाहते हैं, हम सेवा करना। महाराज जी, मैं विनम्रता के साथ आपको रोकूंगा। आपने इतनी सारी बातें इतिहास के संदर्भ में भी कह दी। आपसे बुनियादी सवाल है, अगर पश्चिम बंगाल का किसी मंत्री ने अगर ममता बनर्जी को ऐसा इंतजार करा दिया होता तो क्या हश्र होता? देश का प्रधानमंत्री आपके राज्य के नुकसान का जायजा लेने के लिए आ रहा है,
क्या ये मर्यादा, क्या ये शिष्टाचार अगर देश अपेक्षा रखता है कि उन्हें समय से पहले प्रधानमंत्री के लिए पहुंचना चाहिए था, गलत है। प्रधानमंत्री की बैठक से ज्यादा महत्वपूर्ण जो केवल और केवल इस नुकसान के संदर्भ में है, वो अपने बाकी कार्यक्रमों को बता रही हैं। क्या आप इस देश को इतना मासूम समझते हैं? क्या इस देश को इतना नासमझ समझते हैं? क्या इस देश के लोगों की समझ पर आपको इस कदर मान लिया है कि जैसा आप कहेंगे वैसा समझेंगे? क्या लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि आपकी नेता व्यवहार क्या कर रही है? क्या आपको वाकई कोई ग्लानि नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ किस कड़वाहट के साथ आपकी मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी के प्रमुख व्यवहार कर रही हैं? क्या कहेंगे आप? सर मैं बताना चाहता हूँ, दो चीज आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ जी। कि एटीसी को जो कुछ होता है सर, जो है ट्रैफिक कंट्रोल होती है सर, वो कुछ है सर। जी। प्रधानमंत्री का जब फ्लाइट आ रहा था तो दीदी ऑलरेडी उस रेडार में थी, जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या, उनको उतरने की मैंने उनको वो नहीं मिला। और फिर उसके बाद जब वो उतरी तो पता चला कि प्रधानमंत्री ऑलरेडी है, उनको 1 घंटे वेट करने के लिए बोला गया। आज प्रधानमंत्री आते तो मुख्यमंत्री से पहले मिलेंगे, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री अपने बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं से पहले मिलेंगे। तो बदला नहीं आ रहा है सर। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री है कि बीजेपी का प्रमुख कार्यकर्ता है, इसका विषय अब तो पूरा देश ने संज्ञान ले लिया है। पूरा देश ने जान लिया है कि भाई ये इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ये जीत की बात अगर आती है तो सर देश के लिए हम नतमस्तक हैं। अब हमको पता है कि प्रधानमंत्री का, हमारी दीदी ने बोला कि हम उनके सभी भी छू लेंगे, लेकिन अगर वो बंगाल के लिए और देश के लिए कुछ अच्छा हमारे पास प्रयोजन रखे, लेकिन वो नहीं करेंगे। उनको कूटनीति करनी है सर, ये कूटनीति अंग्रेजों की नीति है। अब हम उसका क्या करें? अब वो मन की बात करते हैं लेकिन मन की बात सुनना नहीं चाहते। हमारे में लोग है भैया, हम बोलना चाहते हैं कि हमारे इतनी सारी त्रासदी हुई है, हमको मुआयना लेना है। हमारे लिए प्राथमिकता मुआयना है, हमारे लिए प्राथमिकता है प्रधानमंत्री को संज्ञान देना कि हमने क्या क्या नुकसान झेला और हमारी क्या स्ट्रैटेजी है। अनफॉर्चुनेट है जो एक एक पल जो मिस हो रहा है, एक एक पल जो वैक्सीन नहीं मिल रही है, एक एक पल जो ब्लैक फंगस के मेडिसिन नहीं मिल रहे हैं, कंट्रोल जिस तरीके से चल रहा है, ये शोषण करने वाली जो सरकार है, ये शासन और शोषण में फर्क ही नहीं समझ रही है। हम सेवा करना चाहते हैं, इनको शोषण करना है, ये सेवा करना चाहते हैं, ये शोषण करना चाहते हैं। ममता बनर्जी तो मिलने के लिए हाथ उड़ती प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने समय नहीं दिया। वही ममता बनर्जी जो स्क्रीन पर बोल रहे हैं कि बैठक हमारे साथ थी नहीं, बैठक में तो उन्होंने बाकी लोगों को बुला रखा था, मेरे कार्यक्रम पहले से बने हुए थे। इन दावों के बीच में मानव जायसवाल जी अभी भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री से मिलने के मुकाबले अपने कार्यकर्ताओं से मिलना ज्यादा जरूरी समझा। 1 घंटा मुख्यमंत्री को इंतजार कराना चाहा, ये कौन सी सदाशयता, ये कौन सी शराफत है? इस रोशनी के बीच में मैं माधवी जी के पास चलता हूं। मेरे साथ में 2 खास मेहमान और जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी भी हरियाणा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी आपका भी स्वागत है, बृजमोहन जी आपका भी स्वागत है। मैं आप लोगों के पास आऊं उससे पहले माधवी अग्रवाल जी के पास जाना चाहता हूं, उन माधवी जी के पास में जिनके पार्टी अर्थात भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई जो इस समय तमाम प्रकार के तनावों से जूझ रही है, वो वर्तमान स्थितियों को लेकर क्या कुछ नजरिए रखती है, एक बार उनकी बात सुने। देश के प्रधानमंत्री की क्या हालत कर दी है आप लोगों ने अपनी राजनीति के चलते? नरेंद्र मोदी के साथ व्यवहार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर ऐसा हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर ममता बनर्जी को इतने असहनीय हो गए नरेंद्र मोदी जी, इसके कारण से ये व्यवहार हो रहा है? आपने शायद अपना म्यूट का बटन जी टीएमसी की तरफ से आए हुए बोलने के लिए जी, और मुझे पूरा समय देंगे आप, मैं अपनी बात रख सकूं। उन्होंने कई सारी बातें कही कि शोषण किया जा रहा है और बंगाल को तो जो है देश इस तरीके से जानता था कि एक जो एग्जाम्पल हमेशा बंगाल का है। तो मैं बताऊं कि बिल्कुल सही बात है कि बंगाल की जो पृष्ठभूमि रही है, बंगाल की जो संस्कृति रही है वो सिर्फ और शिक्षा के क्षेत्र में बजानी जाती थी। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने लंबे समय तक जब सीपीआईएम ने जब यहाँ शासन किया, उसके बाद बड़ी उम्मीदों के साथ में ममता बनर्जी को लेकर आए, तो सब लोगों को ये था कि भाई ये जो रक्तरंजित राजनीति का चरित्र पश्चिम बंगाल में शुरू से आया है उसको अब ठीक किया जाएगा। लेकिन ये पूरे जनता ने देखा है, अच्छी तरीके से देखा है और सारे मीडिया कर्मियों ने देखा है। चुनाव के पहले चाहे वो विगत 3-4 सालों के जिस तरीके से यहाँ पर मारपीट होती रही और उसके बाद जो हालात रहे, आप सोचिए कोरोना की दुहाई बड़े आराम से दे रहे हैं टीएमसी के प्रवक्ता कि भाई क्या कोरोना फैला हुआ है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के लोगों को कोई खबर ही नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भाई कोरोना फैला हुआ है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या भूल गए थे कोरोना फैला हुआ है? तो जिस तरीके से आपने चुनाव रिजल्ट आने के बाद में लोगों को मारपीट करना शुरू किया था, मैं एक बात कहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो आपके नगर
का नागरिक ही ना। अगर आप किसी भी व्यक्ति को केवल इसलिए सजा देते हैं, इसलिए उनके घरों को जला दिया जाता है, केवल इसलिए उनकी दुकानें तोड़ दी जाती हैं, केवल इसलिए उन्हें मार दिया जाता है कि वो किसी और दल से मिलकर राजनीति करते हैं, किसी और दल के साथ संयुक्त हैं, तो आप उसकी सजा देते हैं। वो आपका बंगाल का नागरिक नहीं क्या? जो भी व्यक्ति आज लोकतंत्र है, जो भी व्यक्ति चाहे वो जिस दल के साथ में अपनी आइडियोलॉजी के साथ में जुड़कर काम कर सकता है। लेकिन आप लोगों ने क्या सजा दी? कोरोना काल में जब भयावह देश में कोरोना फैला हुआ था, तब ये टीएमसी के लोग निकल के चुन चुन के जो है बीजेपी के लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे थे, घरों में आगजनी कर रहे थे। इतने दिन तक आज कई सारे लोग ऐसे हैं जो शरणार्थी के तौर पे दूसरे घरों में रहते, उनके घरों को पूरा तोड़ दिया, हमारे वो लौट नहीं पा रहे, और जिसके लिए हम लोग लगातार कोर्ट में केस दे रहे हैं। कोर्ट में हम लोगों ने एफआईआर भी दी, कोर्ट में केस दाखिल किया। तो ये हालात तो आप लोगों, तब कोरोना तब नहीं फैला था जब आप बंगाल के नागरिकों को केवल इस बात की सजा दे रहे थे कि वो टीएमसी नहीं कर रहे हैं, बीजेपी कर रहे हैं। तो ये आप बताइए कि ये एक ममता बनर्जी के लोगों का जो उन्होंने तोहफा दिया है, जो अपने पार्टी के लोगों को कि भाई जाओ तुम लोग अब जीत गए हो, जाके लोगों को मारो, और मारा इन लोगों ने, और जिसके वीडियो। मैं माधवी जी आपको विनम्रता पूर्वक रोकूंगा। जो मेरा सवाल था, आप उसके स्थान पर एक बार फिर टीएमसी की गुंडागर्दी, टीएमसी के द्वारा मारपीट, इसी पर आ गए। हमारा विषय प्रधानमंत्री के सम्मान को लेकर था, ममता बनर्जी के अपमान को लेकर था, और ममता बनर्जी की सरकार के प्रति केंद्र सरकार के दुराग्रह को लेकर था। आपसे जानने में दिलचस्पी है, एक नारदा घोटाला हुआ, उसके अंतर्गत टीएमसी से जुड़े हुए जो नेता हैं उनको पुलिस से हिरासत में लेकर जेल भिजवाया जा रहा है, और उसी में जो सह अभियुक्त है उसको प्रधानमंत्री के बगल में बिठाकर बैठक कराई जा रही है। समझना चाहेगा देश, क्या साबित करना चाहते हैं आप? देखिए, जो कानून है वो अपना काम कर रहा है, और जो घोटाले हुए हैं वो तो किसी से छिपे हुए नहीं है। शारदा घोटाला भी हुआ, नारदा घोटाला भी हुआ है, लोगों ने किस तरीके से सामने घूस ली है, और जो भी उसमें संलिप्त होगा तो जो सजा कानून के तहत दी जाएगी वो होगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी दल में आ गया हो या चला गया हो। मैं वही कह रही हूँ। दूसरी बात, लगातार आप देखिए विवादित स्थिति कैसी बनी रहती है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो चुके थे। पहले तो ये बोलते रहे कि भाई मोदी जी आ रहे हैं, चुनाव की अपनी जितनी भी राजनीति करनी है इसलिए आ रहे हैं, लेकिन अब तो कोई चुनाव नहीं थे जब यास तूफान आया। इसके बावजूद वो आए, जिस तरीके से उड़ीसा में उन्होंने जाकर मीटिंग दी, उसी तरीके से टीएमसी ने बम्बकल में भी आकर मीटिंग, और आकर मीटिंग लेने के लिए उनके साथ में किस तरीके का व्यवहार किया, ये सारे लोगों ने देखा कि वो आई, आधा घंटा लेट से पहुंचे, उसके बाद उन्होंने कागज पट्टे और वो चले गई। अब उन्होंने कहा कि मेरी बेइज्जती हुई, सामने सुवेंदु अधिकारी बैठे हुए थे क्योंकि वो विपक्ष के नेता है। तो भाई लोकतंत्र है, सभी लोगों को एक साथ मिलकर, बंगाल के जितने भी नेतागण हैं मिलकर ही ना सारा काम करेंगे। तो अगर वो बैठे हैं तो उनको एक तरीके से कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक हीन भावना जो है, क्योंकि हार गई है, बहुत बड़े चैलेंज के साथ इन्होंने, उनके पैर में चोट भी लगी जिसकी सिंपैथी भी उनको मिली, उसके बावजूद तो चुनाव हार गए। तो मन में जो एक उनकी हीन भावना आ गई है वो सामने दिख रही है उनको, उनकी हीन भावना थी जो सामने दिख रही है, ये कहना है माधवी अग्रवाल जी का। लेकिन मैं इस विषय को थोड़ी संजीदगी के साथ और आगे ले जाना चाहता हूं। मैं आऊंगा मानव जी आपके पास में एक बार फिर, लेकिन मेरे साथ में दो महत्वपूर्ण साथी और जुड़े हुए हैं, ब्रजमोहन जी और जयप्रकाश जी। पहले ब्रजमोहन जी के पास जाना चाहता हूं। और ब्रजमोहन जी, आपके पास तो लंबा प्रशासनिक तजुर्बा है, जितने लंबे समय तक आप राज्य में मंत्री रहे हैं, बहुत कम नेताओं को इतने लंबे समय तक मंत्री रहना नसीब होता है। आपसे समझना चाहूंगा, ये देश में क्या साबित करना चाह रहे हैं? एक राज्य के मुख्य सचिव को आप जबरी या प्रतिनियुक्ति पर बुला लेंगे। देश की प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कायदा, ऐसा कोई कानून दिखता नहीं। हमारे यहाँ पे एक कहानी देखी जाती है, जिन घरों में पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो पत्नी का पति पे बस नहीं चलता है तो वो बच्चे को पीटकर उस गुस्से को निकालती है, या पति का गुस्सा रहता है और पत्नी पे कुछ नहीं कर पाता है तो वो बच्चे को पीट लेता है। तो आपसे जानना चाहते हैं, राजनीतिक लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम तृणमूल कांग्रेस, ये अधिकारियों को लपेटना क्यों आपने शुरू कर दिया? थोड़ा समझना चाहेंगे। क्या यही कहानी है कि उस पर तो बस चल नहीं रहा परस्पर, तो अब अधिकारियों को ही रगड़ दिया जाए? क्या इस विचार के साथ अब काम करेगी आपकी सरकार? देखिए हिमांशु जी, ये पति पत्नी वाला किस्सा नहीं है जी। ये तो एक प्रशासनिक अधिकारी और एक शासन के आदेशों का, प्रशासनिक आईएएस अधिकारी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी होते हैं, और ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों का
जो सीआर और बाकी रिकॉर्ड है वो केंद्र की सरकार रखती है और केंद्र की सरकार ही उनको इम्पैनल करती है। 4 दिन पहले ही उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया और एक्सटेंशन देने के बाद में केंद्र सरकार ने उनको अपने आमद देने के लिए कहा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर बुला लिया है। केंद्र सरकार में वो जाते और जाने के बाद में आमद देना नहीं देना, जैसे अभी उन्होंने किया कि उन्होंने रिजाइन कर दिया कि उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए, वो दिल्ली जाकर भी ये कर सकते थे। परंतु इस प्रकार की प्रक्रिया अगर हम शुरू करेंगे कि हमारे अधिकारी अपने नियोक्ता के आदेश को नहीं माने तो कल ये राज्य सरकार में भी यही स्थिति होगी। और इसलिए हमको जो हायरार्की है उसका हमको पालन करना पड़ेगा कि हमारा जो नियोक्ता है उसने हमको बुलाया है तो उसके पास में जाने देना चाहिए था। इनको जो करना था वो बाद में करते, परंतु जाने से मना करना ये तो पूरी तरह हमारे एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रकार से अनुशासनहीनता का परिणाम है। और अनुशासनहीनता करने के लिए कोई प्रेरित कर रहा है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेरित कर रही है और ये एक अधिकारी को नहीं है। आने वाले समय पर हर आईएएस अधिकारी, हर आईपीएस अधिकारी, हर आईएफएस अधिकारी, जो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी है, वो अगर ऐसा करने लगेंगे तो फिर हमारे देश का जो पूरा तंत्र है वो बैठ जाएगा। तो इस प्रकार के हम लोग अपने स्वार्थों के लिए अगर इस प्रकार का हम काम करते हैं तो उचित नहीं है और इसमें हमको इसका पालन करना चाहिए। जो काम उन्होंने यहां पर किया कि उन्होंने कह दिया कि मुझे अब एक्सटेंशन नहीं चाहिए, वो जाकर दिल्ली में भी कह सकते थे। दिल्ली उनसे क्या चाहता है ये वो जानकारी ले सकते थे। अभी तो उनको एक लाइन का आदेश मिला था कि आप दिल्ली आकर यहां पर 10 बजे मिले या उपस्थिति दे। मेरा सवाल है ब्रजमोहन जी आपसे, आपके पास तो इतना लंबा राजनीतिक तजुर्बा है, आप विभागों के मंत्री रहते थे, आपके विभाग के अधिकारियों की हिम्मत नहीं थी आपकी मर्जी के बगैर मुख्यमंत्री के पास चले जाएं। यह दृश्य हम आमतौर पर देखते थे। एक राज्य का मुख्य सचिव व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री की कृपा और इच्छा पर निर्भर करता है। क्या मुख्यमंत्री की इच्छा या मर्जी के बगैर किसी मुख्य सचिव को कुछ करने की स्थिति हासिल है? क्या आपको नहीं लगता है कि आपने मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई केवल इसलिए करना चाहिए है क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ करने का बूता आप में नहीं है? देखिए हिमांशु जी, आप मुझे लगता है कि ऐसा स्थिति कभी नहीं हुई है। एक निर्णय करना, कोई आदेश जारी करना एक अलग बात है, परंतु किसी अधिकारी को बुलाना और वहां पर जाकर मिलना यह अलग बात है। आदेश अलग चीज है। वहां पर तो आदेश नहीं था, मुख्य सचिव को बुलाया गया था तो मुख्य सचिव को जाना चाहिए। ये उनके कैडर में, उनके यहां जो हायरार्की है, उनके अनुशासन में ये जाता है कि अगर कोई भी आज, अगर मैं एक मंत्री हूं और मैं किसी अधिकारी को बुलाऊं तो मुझे पास आने से कोई मना नहीं कर सकता। ये अनुशासनहीनता है। अगर मैं माफी चाहूंगा ब्रजमोहन जी, वो केवल आवक दर्ज करने का विषय नहीं था, उनको प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का कागज भेजा गया था। बाकायदा मुख्यमंत्री के द्वारा यह कहा गया। और आप अपनी बात कहें उससे पहले 2 बयान आपको सुनवाना चाहता हूं मैं, एक ममता बनर्जी का और एक आपकी पार्टी के ही बड़े नेता और देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का। शायद उसके बाद आपको अपनी बात कहने में सुविधा होगी। एक बार सुनिए ये दोनों नेता क्या कुछ कह रहे हैं। The state government totally. They want to play only the political vendetta. Who has taken this decision? This is illegal, unconstitutional, and we do not know who are their political advisors. Maybe some political advisor, this Prime Minister and Home Minister. It's really danger for the country. And it is not only they are going to bulldoze the federal structure, they are going to the moral of the. किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री भी संस्था होता है। ये बिल्कुल गलत बात हुई है कि एक चीफ सेक्रेटरी पीएम की मीटिंग से कोई प्रेजेंटेशन दिए बिना वॉकआउट कर जाए। पीएम बैठा हुआ है। मैं इसे संवैधानिक और प्रशासकीय जिम्मेवारी के दृष्टिकोण से बिल्कुल अनुचित मानता हूं। जी ब्रजमोहन जी, आपने सुना, निशाने पर मुख्य सचिव हैं। मुख्यमंत्री की मर्जी पर रहने वाले अधिकारी के खिलाफ भड़ास निकालकर क्या कुछ साबित करना चाह रहा है तंत्र? थोड़ा आपसे समझना चाहते हैं। आपने तो इन परिस्थितियों को प्रत्यक्ष बहुत तरीके से टैकल करते हुए हम लोग देखते आए हैं। थोड़ा रोशनी डालिए ना, करना क्या चाह रहे हैं आप? देखिए हिमांशु जी, प्रतिनियुक्ति का कोई आदेश जारी हुआ ही नहीं जी। उनको कहा गया कि आप आकर कल 10 बजे यहां पर उपस्थिति दें। कोई प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी नहीं हुआ।
और अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस का अधिकारी प्रधानमंत्री जी की मीटिंग का बायकॉट कर दे तो निश्चित रूप से उसके नियोक्ता को उसको सजा देने का अधिकार है। आईएएस अधिकारी के खिलाफ में राज्य सरकार कोई कार्रवाई करता है तो डीओपीटी केंद्र सरकार से अनुमति लेना होता है। इसलिए राज्य आईएएस अधिकारियों का नियोक्ता कोई अगर है तो वो केंद्र की सरकार है और इसलिए केंद्र की सरकार ने अगर उनको तलब किया है, कोई जानकारी मांगी है तो उनको वहां पर जाना चाहिए और वो नहीं जाने तो अनुशासनहीनता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर हम आईएएस अधिकारी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को अपने नियोक्ता के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो आने वाले समय पर आईएएस अधिकारियों के ऊपर में हमारा नियंत्रण खत्म हो जाएगा। मैं एक बार फिर रोकता हूं ब्रजमोहन जी, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या किसी राज्य का मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की अनुमति के बगैर राज्य छोड़कर दिल्ली जा सकता है किसी भी यात्रा के संदर्भ में? व्यवस्थागत रूप से आपसे प्रश्न है, उस शख्स से यह प्रश्न है जो 18 साल मंत्री रह चुका है, सक्षम मंत्री रह चुका है। क्या एक आईएएस अधिकारी को राज्य शासन की अनुमति के बगैर निजी कारण से भी राज्य छोड़ने की अनुमति होती है क्या, या नियम इसकी अनुमति देते हैं? आपसे सवाल है। देखिए, उसके सामने राज्य छोड़ना अलग चीज है। वो अपने व्यक्तिगत कामों से, व्यक्तिगत तरीकों से वो राज्य नहीं छोड़ सकता, परंतु अगर कोई आवश्यक बैठक है, आवश्यक मीटिंग है, अगर केंद्र सरकार ने तलब किया है तो ऐसे समय पर वो राज्य छोड़ सकता है। वो मुख्यमंत्री की अनुमति के बगैर मैं ब्रजमोहन जी फिर संजीदगी से सवाल कर रहा हूं आपसे, भाजपा नेता से यह सवाल नहीं, यह सवाल ब्रजमोहन अग्रवाल से है जिसकी प्रशासनिक दक्षता के लोग कायल रहे हैं। क्या एक मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के मना करने के बाद अपना राज्य छोड़कर दिल्ली बैठक में शामिल होने के लिए जा सकता है? क्या इसकी अनुमति है? क्या इसके प्रावधान है? यह आपसे स्पष्ट सवाल है। देखिए हिमांशु जी, दो प्रकार की परिस्थितियां हैं जी। एक परिस्थिति है कि किसी बैठक में किसी राज्य के काम से जाना, एक व्यक्तिगत कामों से जाना, ये दो परिस्थितियां होती हैं जी। या तो उसको लिखकर भेजना पड़ेगा कि मुझे राज्य से अनुमति नहीं मिली है इसलिए मैं उपस्थित नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा लिखकर नहीं भेजता है तो उसको जाना पड़ेगा, या फिर वो अगर अपने व्यक्तिगत कामों से जाना चाहता है या किसी राज्य का कोई काम नहीं है तो उसको फिर अनुमति लेकर जाना होगा। परंतु केंद्र की बैठकों के लिए अगर उसको किसी प्रकार का कोई ऐसा कारण नहीं मिलता है कि मुझे क्यों नहीं जाऊं तो वो जानकारी छोड़कर वहां पर जा सकता है। मैं फिर आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और यह कहा कि हमारे यहां पर अभी कोरोना को लेकर और तूफान को लेकर हालात कठिन है, इसलिए मुख्य सचिव को अभी दिल्ली भेज पाना संभव नहीं है, जो आदेश का परिपालन है। यह बाकायदा मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री जी को सूचित किया गया। क्या इसके बाद उन्हें चार्जशीट दिए जाने की प्रक्रिया जो शुरू की गई है उसे जायज मानते हैं ब्रजमोहन जी? या कुल मिलाकर ममता बनर्जी को ठीक तो आपको करना ही है, जनता के स्तर पर ठीक नहीं करा पाए तो अपनी व्यवस्थाओं से कर देंगे, कुल मिलाकर ठीक तो करके रहेंगे, इस धारा पे चलेंगे? ये आपसे सवाल है। देखिए हिमांशु जी, आईएएस अधिकारी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को अनुशासनहीनता करना ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा और इसलिए उनकी अनुशासनहीनता को हमको रोकना पड़ेगा। देश में हम बहुत सारे किस्से देखते हैं कि आईएएस अधिकारी, अपने आईएफएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं तो सरकारों को उनके ऊपर में लगाम लगानी पड़ती है, नकेल कसनी पड़ती है। और इसलिए आईएएस अधिकारी के खिलाफ अगर उन्होंने केंद्र सरकार के विषय को नहीं माना है, जवाब ममता जी ने दिया, उस अधिकारी को देना चाहिए कि मुझे अनुमति नहीं मिली है इसलिए मैं नहीं आया हूं, और उस अधिकारी ने अपनी फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं किया है, वो जवाब देंगे अनुशासनहीनता का, और उस जवाब के बाद में क्या निर्णय केंद्र सरकार करती है तब ये विषय आएगा। अच्छा, तो कुल मिलाकर ब्रजमोहन जी एक आखिरी सवाल आपसे करता हूं, फिर मैं जयप्रकाश जी के पास चलता हूं। अधिकारी अनुशासनहीनता कर रहे हैं, उन्हें ठीक करना बहुत जरूरी है, ये आपका कहना है, और देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में मुख्यमंत्री आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं इसको ठीक करने के लिए क्या कुछ करेंगे आप? इसके संदर्भ में भी थोड़ी रोशनी मिले आपसे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मीडिया ने मुख्यमंत्री जी को क्रिटिसाइज किया है, आप स्वयं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आने वाले समय पर जो क्रिटिसिज्म पूरे देश में जब उनकी भर्त्सना हो रही है, सोशल मीडिया में भर्त्सना हो रही है, ये देश का संघीय ढांचा है और इस संघीय ढांचे में किसी सुने हुए जनप्रतिनिधि के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करना, मुझे लगता है कि यह जो मीडिया
और सोशल मीडिया में जनता जितना उनको धिक्कार रही है, ये उनके लिए बहुत बड़ी सजा है और आने वाले समय पर वो ऐसा करने से अब बचेंगे और ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो सोशल मीडिया के भरोसे पे हैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी, उन्हें लगता है कि जो भर्त्सना हो रही है उससे अब वो सुधरेंगी, उनका तरीका बदलेगा। मैं जयप्रकाश जी आपके पास रुक करता हूं, फिर मुझे डीएस राय साहब की भी टिप्पणी लेनी है। आपसे समझना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री, वो भी एक स्पष्ट बहुमत की सरकार का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में पिछले कुछ समय से कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों का ये व्यवहार, अरविंद केजरीवाल बैठक में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देते हैं, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, उनसे फोन पे बात होती है तो वो ट्वीट कर देते हैं कि काम की बात नहीं हुई, मन की बात हुई। और ममता बनर्जी तो उनकी बैठक में आने के लिए तैयार नहीं होती है, आती हैं तो बैठक में बैठने के लिए तैयार नहीं होती हैं। तो आप इस पर क्या नजरिया रखते हैं, कहां जा रहे हैं हम और कितना ठीक जा रहे हैं हम? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, जिस तरीके का हमारा संघीय ढांचा है जी, संघीय ढांचे के अंदर आप क्लोज 7 को देखो जी, तो उसमें दोनों के अलग अलग अधिकार हैं जी, केंद्र का क्या है और स्टेटों का, प्रदेशों का क्या है। जी, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं अग्रवाल साहब से, जी, जिस तरीके से दोनों बातों को जाने में लगे, मीडिया क्या कह रहा है, सोशल मीडिया में क्या है, जी, क्या माननीय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी का जो आचरण था उस दिन मीटिंग में, क्या वो ठीक था? ये मंत्री रेहमान से पूछना चाहता हूं। मैंने जो मीडिया में देखा है जी, मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बीच में जी, तो उसमें नेता प्रतिपक्ष को, राज्यपाल को, दूसरे पार्टी के नेताओं को बुलाने का क्या औचित्य था? या तो ये बताइए, मीटिंग 2 थी जी, जब ममता जी प्रधानमंत्री जी से मिलकर के अपना जो भी उनका वो था कागजात उनको संभाल करके कितना नुकसान हुआ है साइक्लोन में, तो वो दे के चलेगी, चीफ सेक्रेटरी उनके साथ चले गए जी। तो ये भी गलत बात है कि माननीय प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए उसके आकलन के लिए जा रहे हैं, तो वो पार्टी के नेता या कार्यकर्ताओं से मीटिंग में चीफ मिनिस्टर को बुला करके उसको देखना, क्या ये परंपरा पहले रही है? जी, प्रधानमंत्री जी का सीधा काम था कि वो मुख्यमंत्री जी से मिले। यही ममता जी ने देश की जनता के सामने कहा है कि मैं जिस मीटिंग में गई थी मैं मिलके आई हूं। ये बात ठीक है कि मैं दूसरी जगह व्यस्त थी, मैं आ गई। 2 मीटिंगें कोई वजह से, देखो इसमें दोनों चीजें हैं। हम ये नहीं कह रहे, स्टेट की भी जिम्मेवारी है, प्रधानमंत्री का इज्जत करना मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य बनता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है, वो सबको एक नजर से देखें। अग्रवाल साहब, जहां भी स्टेटों की आप बात करते हैं, अब आपने जैसे क्या केजरीवाल जी ने वायरल कर दी, ये बीजेपी वाले सारी मीटिंग हर रोज वायरल कर रहे हैं जी। ये वैक्सीन के मामले को लेकर के आप लोगों ने देखा क्या हाल हुआ है। मेरा एक सवाल है जयप्रकाश जी आपसे, क्या इस देश के प्रधानमंत्री को अपनी बैठक लेने के संदर्भ में मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी पड़ेगी कि बैठक में किस किस को वो शामिल कर सकता है और किस किस को शामिल नहीं कर सकता? क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी इतनी ज्यादा आपत्तिजनक है? एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, प्रदेश के राज्यपाल को अगर बैठक में बुलाकर बात की जा रही है, क्या यह आपत्तिजनक है? क्या जयप्रकाश जी को ऐतराज है कि यह नहीं होना चाहिए और अब देश के प्रधानमंत्री की हैसियत यह कर देंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री तय करेंगे कि आपकी बैठक में बैठेगा कौन और बैठेगा कौन नहीं? हाँ, ये है। आज प्राइम मिनिस्टर मीटिंग थी वो, और प्रधानमंत्री की मीटिंग में अपराधी प्रवृत्ति का आदमी बैठ सकता है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उसी केस में उसके 4 सहयोगी जेल में बंद है जी, और एक उनका मुलजिम जमानत पे है, वो उन मीटिंगों में बैठ रहा है, वो अंदर क्यों नहीं गया? नंबर 2, प्रधानमंत्री की मीटिंग मुख्यमंत्री से थी, दोनों संविधानिक। मैं आपके पास आऊंगा आपकी बात को सुनने के लिए। पार्टी के साथ नहीं थी जी। अगर वो मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की होती तब तो वो बात अलग थी, लेकिन ममता जी जो जिस तरीके का हमने अखबारों में पढ़ा है और इस तरीके से वो गए हैं। और जहां तक सवाल है चीफ सेक्रेटरी साहब का, ये तो मैं बताना चाहता हूं क्या जब देश के पहले गृह मंत्री थे सरदार पटेल साहब, उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जब ये ब्यूरोक्रेट्स का कानून बनाया गया, उस वक्त भी ये विरोध हुआ था और उस वक्त सरदार पटेल ने ये कहा था कि इनसे आप भी काम लो।
जी, ताकि इनकी आवश्यकता है। तो उसके बाद जिस तरीके का ये केंद्र के और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बंटने वाले लोग, इनके प्रदेश की सरकार के ऊपर भी इनका नियंत्रण ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री के बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, IAS IPS कैसे दिल्ली आ सकता है? और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या इख्तियार है कि वो चिट्ठी लिखनी थी DOPT ने, तो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को लिखनी चाहिए थी, चीफ मिनिस्टर को लिखनी चाहिए थी, डायरेक्ट तलब उनको कर लिया गया। मैं अग्रवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि जो रूल एंड प्रोसीजर है, जो सर्विसेज के नियम है, आप उनको निकाल करके देखो, फिर उसकी रिटायरमेंट होगी। रिटायरमेंट के बाद उनको चार्जशीट देने का काम किया जा रहा है। ये तो मर्जी अगले की नहीं, एक्सटेंशन लेता। तो ये इसको मैं कहता हूं कि दोनों चीजें गलत हैं, दोनों चीजें गलत है। जयप्रकाश जी, इस नजरिए के साथ में मैं DS राय साहब के पास चलूं, उससे पहले ब्रजमोहन जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, काफी आक्रोशित थे ब्रजमोहन जी। एक बार ब्रजमोहन जी की बात सुनते हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे थे वो। जी ब्रजमोहन जी। जयप्रकाश जी बहुत सीनियर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं जी, परंतु जरा देश को बांटिए मत, प्रधानमंत्री की इज्जत को कम मत करिए जी। और जयप्रकाश जी, बिजनेस रूल्स में कहां पर लिखा है किसी भी IAS अधिकारी को मीटिंग के लिए मंत्री के नाम से पत्र नहीं आते हैं, पत्र आते हैं सेक्रेटरीज के नाम से। मंत्री के नाम से तो बहुत कम पत्र आते हैं, सेक्रेटरी मंत्री के सामने प्रस्तुत करता है। और कभी भी कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बेइज्जती करे, मैं 15 साल मंत्री रहा हूं, मनमोहन सिंह जी के साथ मैं बहुत मीटिंगों में रहा हूं। छत्तीसगढ़ में मनमोहन सिंह जी आए तो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जो किसी पद पर नहीं थे, वो हमारी मीटिंग में बैठे थे। इससे प्रधानमंत्री जी को अधिकार है। जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो तो नेता प्रतिपक्ष थे, राज्यपाल है, उनको मीटिंग में बुलाने पे आप आपत्ति कर रहे हैं। जरा जयप्रकाश जी गलत ट्रेंड सेट मत करिए। ये प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको मीटिंग में बुला सकते हैं, मुख्यमंत्री के लिए इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के पद के साथ इतना हल्कापन तो व्यवहार नहीं किया जा सकता, यह ब्रजमोहन जी का कहना है। अधिकांश लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन DS राय साहब, मैं आपके पास में आ रहा हूं उस बात को लेकर कि ये नेता आपस में लड़े, ठीक बात, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लड़े, एक बात, लेकिन इन अधिकारियों का क्या होगा इस लड़ाई के बीच में? इस सवाल को लेकर आपके पास हूं, क्या वाकई मुख्य सचिव ने कोई अपराध किया है? क्या वाकई मुख्य सचिव की यह हैसियत होती है कि वो अपने मुख्यमंत्री की मर्जी की अवहेलना करते हुए, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए प्रधानमंत्री से सीधा संवाद रखे और प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे? ये आपसे समझना चाहूंगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। भले ही वो केंद्र के द्वारा नियुक्त है अधिकारी, IAS अधिकारी, परंतु उसको राज्य का कैडर अलॉट है और वो राज्य के कैडर को ही बिलोंग करता है रिटायरमेंट तक जी। और इसलिए यदि वो राज्य के मुख्यमंत्री के अधीन काम कर रहा है चीफ सेक्रेटरी के रूप में, तो उसको मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार ही चलना चाहिए। जहां तक बैठक में चीफ सेक्रेटरी के न जाने का प्रश्न है, ये पूरा विषय, पूरा मामला एक जांच का विषय है। पूरी मामला क्या जो ममता जी कह रही हैं, जो पेपरों में आ रहा है कि मेरे हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया और मीटिंग चल रही है ऐसा कहे कि मुझे रोका गया, जब मीटिंग ही मुख्यमंत्री के साथ थी तो क्या एयरफोर्स के अधिकारियों को या मुख्य प्रधानमंत्री के सुरक्षा अधिकारियों को यह मालूम नहीं था कि ये चीफ मिनिस्टर स्वयं बैठी वेट कर रही है? उनको वेट करने को कहा गया, उनके हेलीकॉप्टर को उतरने, ऑफकोर्स जब PM आते हैं तो 15-20 मिनट तक कोई दूसरा हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर आकाश में नहीं आ सकता है, परंतु यदि मुख्यमंत्री के ही उसी बाढ़ की समीक्षा के लिए आ रहे हैं तो इन छोटे मोटे प्रोटोकॉल्स को थोड़ा रिलैक्स किया जा सकता था और मुख्यमंत्री को भी कलाई कुंडा का इतना बड़ा जो एयरबेस है वहां उनको ही उतरने दिया जा सकता था ताकि वो उनका स्वागत करती। तो ये विषय तो जांच का है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या उसके बाद उस जगह पर पहुंचे? इसी परंपरा के आप देखते आए हैं अपने प्रशासनिक जीवन में, या आपने यह देखा है कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो जिम्मेदारी होती है उस राज्य के मुख्यमंत्री की वो पहले पहुंचे? क्या इस शिष्टाचार की, इस सदाचार की अपेक्षा गलत है? और इसके संदर्भ में अगर सवाल उठ रहे हैं तो यह ममता बनर्जी के साथ कोई ज्यादती हो रही है अगर हम ये सवाल उठा रहे हैं? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि जब कब PM का हेलीकॉप्टर लैंड होना होता है उसके पहले 2 हेलीकॉप्टर अलग से आते हैं, पहले वॉच करने के लिए, सुरक्षा के लिए, और फिर प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर आता है और इस बीच आधा घंटा तक किसी को क्लियरेंस नहीं मिलती। यदि तो क्या ममता जी 2 घंटा पहले जाके वहां बैठ जाती? भाई वो भी चीफ मिनिस्टर थी, वो भी काम में व्यस्त थी। यदि उनके हेलीकॉप्टर को अनुमति दे दी जाती उतरने की, तो इसलिए मैंने कहा ये जांच का विषय है।
ये एक तरफा एक पार्टी कह रही है, दूसरी पार्टी कुछ और कह रही है, तो ये जांच का विषय है। और दूसरा सवाल आपसे कि जिस तरीके से बंदोपाध्याय जी को चार्जशीट देने की बात की जा रही है, उनको तलब किया जा रहा है, जानना चाहूंगा आपसे, न्याय हो रहा है बंदोपाध्याय जी के साथ में? बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा न्याय। ये कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई पटवारी नहीं होता या कोई बाबू नहीं होता कि इतने बजे इतने उपस्थित हो। क्यों उपस्थित हो? जब आपको एक्सटेंशन आपने खुद दिया, आपको मालूम है यहाँ कोरोना चल रहा है और यहाँ बाढ़ की स्थिति चल रही है, आप खुद वहां जांच करने गए, तो किस अर्जेंसी के कारण आप उनको बुला रहे हैं? क्या क्या पूछना चाहते हैं उनसे आप? यदि आपको मीटिंग ही करना था, उस लेटर में ये लिखना था कि मुख्य सचिव महोदय आप ये सब जानकारी लेकर केंद्र सरकार में उपस्थित हो। ये उपस्थित होने का मतलब क्या होता है? और मुझे तो ये भी मालूम पड़ा कि उनकी पोस्टिंग एज सेक्रेटरी डीओपीटी में हो गई थी जी। और जो व्यक्ति डेपुटेशन पे खुद आपने उसको अप्रूव किया, उसको क्यों आप बुला रहे हैं जब पूरा बाढ़ की स्थिति है, तूफान की स्थिति है उस प्रदेश में? तो ये तो जो जानबूझ के उनको इंसल्ट करने की भावना से किया गया काम है। हमारे मध्य प्रदेश में एक ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए हैं और हैं जो ये कहते थे कि कलेक्टरों को उल्टा लटका दूंगा। ये भाषा है? यदि नेताओं की यही भाषा है तो फिर अधिकारी अपनी बेइज्जती करके तो नौकरी नहीं करने वाले। इसलिए पहले और यही एक बड़े वीआईपी जिसकी बात चल रही है, जब बस्तर उतरे थे तो कलेक्टर का ट्रांसफर केवल इसलिए कर दिया था कि कलेक्टर ने गॉगल पहन के उनको रिसीव किया था। ये कौन सी मानसिकता है? ये नेताओं को ये संस्कार किसने सिखाए? तो मेरा ये कहना है कि आप अधिकारियों की इज्जत करिए, अधिकारी भी आपकी इज्जत करेंगे। अधिकारियों की इज्जत कीजिए, अधिकारी आपकी इज्जत करेंगे। कुल मिलाकर डीएस राय साहब पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव रहे, बंदोपाध्याय जी के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको लेकर नाखुश है, बाकी मसले पर जांच की बात कह रहे हैं। लेकिन मैं अब मानव जी आपके पास आता हूं, आपने सब लोगों की बातों को सुना, कुल मिलाकर एक बिंदु पर आपसे स्पष्टता चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी को आप भाजपा का नेता के तौर पर ही देखते रहेंगे? देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखने में आपको इतनी तकलीफ क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों है? कोशिश कर ली अपनी पार्टी को आपके जीते हुए राज्य में जिताने की, गुनाह कर दिया, अपराध कर दिया, कि बर्दाश्त नहीं होता वो आपको उनसे संवाद करना। पार्टी है सर, बंगाल की पार्टी है सर जी। और जहां तक इतना भव्य पार्टी जो है बीजेपी भाजपा, उससे सर हमारी आंखें अब ना करें। और जहां तक बात है सर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री के नजर से देखना, सर ये तो कोई विषय ही नहीं है सर, वो तो प्रधानमंत्री है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो प्रधानमंत्री के रोल में कम बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता के रोल में ज्यादा दिखते हैं। और सोचिए सर, फेडरलिज्म की हम बात करते हैं, संघवाद की हम बात करते हैं, लेकिन जब वैक्सीन की बात होती है तो बोलते हैं स्टेट से लड़ लो। अब एक पंजाब प्रांत लड़ेगा बंगाल से, बंगाल लड़ेगा मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश लड़ेगा राजस्थान से। क्यों? क्योंकि किसने कितने पैसे दिए, कितने पैसे दिए। अब सर प्रॉब्लम यहाँ पे है, जब आप प्रधानमंत्री हैं तो सर आप डिसाइड करिए ना, एक डेट दीजिए पूरे देश को। आज गंगा में लाशों का मार लगा है, 5 लाशों को जलाया जा रहा है गुजरात में जी। और आप बात करते हैं बंगाल की, आप बात करते हैं उस समय हमारे चीफ सेक्रेटरी को छीन लेने की, जब आपको पता है कि बंगाल ग्रसित है कोरोना में और साइक्लोन में। सर आप डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में बुला रहे थे जी। किनको बुला रहे थे? चीफ सेक्रेटरी जी को। कब बुला रहे थे? जब उनको एक्सटेंशन में वो यहाँ रहेंगे। क्यों एक्सटेंशन में रहेंगे? कि तो बंगाल को उनकी जरूरत है, लेकिन वो बंगाल के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो अपने अहंकार के बारे में सोच रहे थे। माना जी, एक सवाल है मेरा आपसे, आप तो लगातार ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि केंद्र सरकार का तो आपके प्रति कोई सद्भावना ही नहीं है। चुनाव जीत जाने के बाद में 10 मई को आपने प्रस्ताव भेजा कि हमारे मुख्य सचिव को सेवा विस्तार दिया जाए, और इसलिए दिए जाए क्योंकि राज्य की मौजूदा परिस्थिति में इसकी जरूरत है। केंद्र सरकार ने आपके प्रस्ताव को माना, मंजूरी दी। कई भाजपा शासित राज्यों ने अपने यहां के मुख्य सचिव का सेवा विस्तार चाहा, अनुमति नहीं दी गई। लेकिन ममता बनर्जी के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को, राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने अनुमति दी, और उसके बाद आपने व्यवहार क्या किया? देश के प्रधानमंत्री पहुंचे तो मुख्य सचिव उनके सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए भी तैयार नहीं हुए। देश के प्रधानमंत्री की यह हालत करेंगे आप, और सोचते हैं इसको सब लोग मौन होकर देखते रहेंगे? नहीं सर, मौन क्यों होंगे सर? वो मौन नहीं होंगे सर, तो मन की बातें करेंगे। मौन कैसे होंगे सर? मैं बता रहा हूँ सर, मैं आपको अपने देश को अवगत कराना चाहता हूँ। ये जो ब्रिटिश सरकार थी ना सर, वो कूटनीति जानती थी, वो दिखाती थी कुछ और, करती थी कुछ और। ये आपको नहीं दिखता है बीजेपी में, यही दिखता है सर। पूरा देश संज्ञान ले रहा है सर। बंगाल नहीं, बंगाल ने तो अवगत करा है देश को, इनके मुखौटे को गिराया है। देखिए, ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं, इनको सरकार बनानी है, इनको शोषण करना है, इनको राजवाड़ा चलाना है, इनको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जैसा महल
ग्रसित करते हुए गंगा में लाखों का मार, ये बात नहीं करेंगे। प्रॉब्लम इनकी सरकार, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये प्रधानमंत्री जी जैसे हमारी तो प्रधानमंत्री है, अगर वो सोच ले कि बंगाल भी उनका अपना है, बंगाल के लिए भी उनको कुछ करना है, तो सर हम बता रहे हैं सर, हम नतमस्तक हैं, हम तो सम्मान करते हैं सर। बंगाल हर 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 परिस्थिति में सम्मान करना जानता है सर। हम मर जाएंगे लेकिन लोगों को सम्मान नहीं करेंगे। हमने सबको गले लगाया है सर, लेकिन जिन्होंने हमारे देश में घृणा फैलाया है, जिन्होंने देश को खंडित करने की कोशिश करी है, जिन्होंने भी देश को तोड़ने की कोशिश करी है, हम परस्पर सामने खड़े हुए हैं। और क्या बात कर रहे हैं मानव जी, आप किनके संदर्भ में इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? उस शख्स के संदर्भ में जिसके संदर्भ में देश ने 2-2 बार भरोसा जताया। आपको अगर ममता बनर्जी के संदर्भ में पश्चिम बंगाल की जनता ने चुन लिया 3 बार, तो कोई अनोखा काम कर दिया। नरेंद्र मोदी को भी गुजरात राज्य के तहत लगातार चुना गया। नरेंद्र मोदी को इस देश में 30 साल के बाद स्पष्ट बहुमत देश की जनता ने दिया। और जिस पश्चिम बंगाल पर आप इतनी बात कह रहे हैं, उस पश्चिम बंगाल की जनता ने भी 2019 के चुनाव में 18 सीटें लोकसभा में इसी भारतीय जनता पार्टी को सौंपी। कैसे खारिज कर देंगे आप? सर खारिज कौन कर रहा है सर? आप ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री कम और बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता दादाजी गए हैं। अब उनको बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मीटिंग करनी थी। अगर मुख्यमंत्री से मीटिंग करना था तो आपने 1 घंटे के लिए वेट करने के लिए क्यों बोला? अब बंगाल में आए मुख्यमंत्री से आपको मीटिंग नहीं करनी है, आपको 1 घंटा बिना। तो मानव जायसवाल जी इस बात पर है कि यह बात ही बेमानी है कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ने इंतजार कराया। मानव जायसवाल जी इस तर्क के साथ में है कि प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री को 1 घंटा इंतजार करने के लिए संदेश दिया। इसकी रोशनी के बीच में माधवी जी आपके पास में आ रहा हूं, आपको हस्तक्षेप करना चाह रही थी, पहले आप अपनी बात कहें क्योंकि फिर मुझे ब्रजमोहन जी के पास जाना है। जी माधवी जी। देखिए ये मानव जी लगातार ऐसे भाषण दिए जा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर अभी चुनाव हो रहे हैं और इनको भाषण देना है। कुछ भी जो भी उलझुल है वो बक रहे हैं यहाँ पर। अरे इनको कोरोना की कितनी चिंता है? पिछली बार जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तब ममता बनर्जी को जब बोला गया था कोरोना कुछ नहीं है बंगाल में, उन्होंने ये बोला था। और इसके बाद जब इनके डॉक्टर्स जो है वो बाहर निकल के गुहार कर रहे थे कि ममता दीदी हम लोगों को सही से आप लोग जो इंस्ट्रूमेंट है वो दीजिए, हम लोगों को जो है मेडिकल सुविधाएं सारी नहीं है, हम लोगों को रेनकोट पीपी की जगह रेनकोट पहनकर हम लोगों को यहाँ पे काम करना पड़ रहा है, सैनिटाइजर नहीं है, मास्क नहीं है। तब ममता बनर्जी की नींद नहीं टूटी थी, तब तो कोई चुनाव नहीं थे। और इसके पहले भी जब कोरोना को लेकर 2 बार बैठक बुलाई थी प्रधानमंत्री जी ने, तब ममता बनर्जी जो है वो वहां पर नदारद थी, वो थी नहीं उपस्थित। तो कितनी संजीदगी इनको कोरोना को लेकर ये जो इतने बातें गिना रहे हैं, तो इनके आंकड़े बताइए ना, कितने आंकड़े आपके और कितने लोगों को आप लोगों ने यहाँ पर क्योर किया है? कोई भी आंकड़ा आपका सटीक है क्या? और राजनीति की बात करते जब आपके साथ में अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, उसके बाद भी जो है याक तूफान आया तो प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए, उन्होंने रिव्यू बैठक ली और उसमें उनके साथ में किस तरीके का व्यवहार किया गया। उसके पहले भी चाहे कोई भी सभा हो चाहे कोई भी बैठक हो, हर समय वो ममता बनर्जी जो है प्रधानमंत्री की बेइज्जती करती है। वही मुख्यमंत्री जी है जो ये बोलती है कि मैं प्रधानमंत्री की कमर में रस्सी बांध के खींचूंगी, मैं उनके रसगुल्ले में कंकड़ छट दूंगी, कंकड़ देके भेजूंगी। और जिस तरीके के वो शब्दों का हमेशा इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्होंने किस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया, ये सारी देश की जनता ने देखा, सारी मीडिया ने दिखाया। तो वो शुरू से जो उनको एक आक्रोशित जो उनका स्वभाव है, जो हमेशा एग्रेशन उनके अंदर में विद्यमान रहता है और वो उसी नेचर के साथ चलती हैं। वो 3 बार जीत के आई है, उसका ठीक है हम सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ही सबसे पहले ट्वीट करके उनको जो है बधाई दी कि भाई आपने चुनाव जीता है, तो हमने तो सम्मान की कहीं कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन आप बार बार हर चर्चे को जो कि आपके राज्य के बहुत ही जरूरी विषयों से जुड़ा होता है, आप उसको विवादित बना देती हैं, बार बार विवाद पैदा करने की कोशिश करती है, राजनीति उसमें जोड़ के देखती है। आप ये नहीं सोचिए, एक तरफ आप बोलती हैं कि अगर बंगाल की जनता के लिए अगर मुझे कुछ प्रधानमंत्री जी के पांव भी छूने होंगे तो मैं छू लूंगी। अरे भाई आप सिंपैथी विक्टिम कार्ड क्यों करती है? आपको पैर छूने कोई नहीं बोला, आप शांति से 2 मिनट बैठ के बात ही कर लेना। आप जो मीटिंग बुलाई जा रही है कोरोना के लिए उसको आप अटेंड ही कर लेना, इतना ही काफी है ना। माधवी जी बड़ी मौलिक बात कह रही हैं। आप एक तरफ बयान देती हैं कि मैं तो पश्चिम बंगाल के हित के लिए पैर भी छू सकती हूँ प्रधानमंत्री की, लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री के साथ में बैठक करने के लिए भी वो तैयार नहीं होती हैं और उसके संदर्भ में वो तमाम तर्क भी दे रही हैं। लेकिन मैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी आपके पास थोड़ी संजीदगी भरी बात करने के लिए आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आप ये कौन सा प्रतिमान गढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज पूरे देश में फहराने के लिए। समझना चाहते हैं लोग कि अगर जनता के स्तर पर आपको समर्थन नहीं मिलेगा तो भी सिक्का आपका ही चलेगा, इस सिद्धांत के तहत कितना जाएंगे ये समझना है। अरविंद केजरीवाल को आप दिल्ली में हरा नहीं पाते हैं तो कानून बनाकर उनको धराशायी कर देते हैं। अब आप नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। DS राय साहब ने स्पष्ट बता दिया, जो जिस कैडर में उसके अनुसार ही चलने के लिए बाध्य है। अब आप पूरे देश में संदेश देना चाह रहे हैं सारी प्रशासनिक बिरादरी को, सारे IAS IPS अधिकारी को,
भले ही आप राज्य में किसी की भी सरकार हो, सुनना आपको हमारा ही होगा, नहीं तो भुगतना होगा। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए हिमांशु जी, आज वो लोग ये बात कर रहे हैं, देश में 59 बार जी चुनी हुई सरकारों को गिराया गया है जी, देश में इमरजेंसी लगाई गई है जी आज कम से कम ये चुनी हुई सरकार है जी, जो पूरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ में पूरे देश के विकास के लिए काम कर रही है जी सबसे बड़ी दिक्कत ये है जी, कि जो काम हो रहे हैं उनके बारे में बात नहीं की जाती जी। आज कोरोना के काल में अगर पूरी एयरफोर्स को लगाकर, पूरी नेवी को लगाकर, पूरी सेना को लगाकर ऑक्सीजन दी गई, लोगों को जगह जगह एयरफोर्स के विमानों से सामान पहुंचाया गया, आज पूरे देश में लोगों को राशन दिया जा रहा है, अगर जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए पैसे दिए जाएंगे, इसके बारे में बातचीत नहीं की जाती, परंतु राजनीतिक बात की जाती है। आज ममता बनर्जी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रही हैं और उस अपमान के बारे में देश के किसी राजनीतिक दल ने कोई विरोध नहीं किया, उसकी निंदा नहीं की। मैं भी 15 साल 18 साल तक मंत्री रहा हूं, हमने कांग्रेस के बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, हम लोगों ने कभी इस भाषा का उपयोग नहीं किया। आज लोगों को, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आप पार्टी हो, आज वो देश में अनार्की पैदा कर रहे हैं, अराजकता पैदा कर रहे हैं, देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ में बात करते हैं और देश की कोई ये देखिए आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक इंडिकेशन है कि अगर देश के प्रधानमंत्री का हम सम्मान नहीं करेंगे, चुनी हुई सरकार का हम सम्मान नहीं करेंगे, अगर उनका हम अपमान करेंगे, तो जयप्रकाश जी जैसे वरिष्ठ लोग जब यहां पर बैठकर इस प्रकार की बात करते हैं तो मुझे दुख होता है, मुझे कष्ट होता है। मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के रूप में आए तो अपने साथ में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को भी मीटिंग में बैठाया था जी। तब उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। हम बहुत सी मीटिंगों में गए हैं, जब प्रभारी जो मंत्री होते हैं प्रोटोकॉल के तहत, वो अपने साथ में कुछ अपने नजदीकी लोगों को बैठा लेते हैं, परंतु आज यहां पर प्रधानमंत्री किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, नरेंद्र मोदी जी जैसे देशभक्त प्रधानमंत्री हैं, ये किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और लोग इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जनता तैयार है कि आज देशभक्त प्रधानमंत्री जो धारा 370 हटा सकता है, जो अयोध्या में प्रभु राम भगवान का मंदिर बना सकता है, जो 3 तलाक को समाप्त कर सकता है, जो पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरो सकता है। 5 राज्यों में जिनकी सरकारें हैं, बाकी राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है, उनके साथ में जैसा व्यवहार है वैसा आपके साथ में भी है। आप क्यों उसको अलग से मानते हैं? अभी मैं सुन रहा था आपके नेता को, वो बोल रहे थे, परंतु ये जो परिस्थितियां हैं ये अच्छी नहीं हैं और केंद्र की सरकार को बहुत से मामलों में जब राज्य अराजकता पर उतर आते हैं तो उनको ठीक करने के लिए, देश के लाइन पे, रास्ते पर चलाने के लिए बहुत बार निर्णय करने पड़ते हैं और वो निर्णय अगर वो नहीं करेंगे तो पूरे देश से नियंत्रण समाप्त हो जाएगा और इसलिए वो ऐसे निर्णय करते हैं। एक बात समझना चाहूंगा आपसे, पश्चिम बंगाल में ये सारे आरोप प्रत्यारोप के साथ इतना संघर्ष किए, वहां की जनता ने ममता बनर्जी के प्रति 2/3 से भी ज्यादा बहुमत के साथ अपना जनादेश दे दिया। स्वीकारने में परेशानी क्या है? आपके राज्यपाल हैं, राज्यपाल कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा महसूस होते हैं, कोई दिन छोड़ते नहीं है। जिस तरीके से यहाँ अजय चंद्राकर जी ट्वीट करते हैं, वैसे ही वहां के राज्यपाल ट्वीट करते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। क्या आप मानते हैं ये एक अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है, प्रसन्नता वाली स्थिति है? देखिए हिमांशु जी, आप बंगाल के बारे में जानते हैं, मैं बंगाल के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूं जी। मेरे बहुत रिश्तेदार होते हैं जी। बंगाल में कोरोना में लाखों लोग मर गए जी। लोगों को तो कौन बोलेगा जी। वहां पर अपोजिशन पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में आग लगा दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है जी। लाखों लोगों को पलायन करना पड़ता है, वो भी भारत देश के नागरिक हैं। क्या इस देश में सत्ता पार्टी को वोट नहीं देकर दूसरे राज्यों, दूसरी लोगों को वोट देने वाले लोगों के साथ में यह व्यवहार होगा? और अगर यह व्यवहार होगा तो उसके ऊपर में कौन बोलेगा? तो कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। अगर राज्यपाल इसके ऊपर में बोल रहे हैं तो कौन सा गलत कर रहे हैं? उन्होंने एक सवाल है, आखिरी सवाल है मेरा आपसे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। वो सवाल यह है कि अगर पश्चिम बंगाल में इस कदर जनता का जीना मुहाल हो गया है, इस कदर अराजकता है, इस कदर लोग, कोरोना में लाखों लोग मर गए हैं, इस कदर लोगों को मारा पीटा जा रहा है, तो ये केंद्र में जो मजबूत सरकार है, आजाद भारत की सबसे मजबूत सरकार है, वो कर क्या रही है? क्या आप इतने निस्तेज, इतने नकारा हैं
कि पश्चिम बंगाल में ये सब चल रहा है, जनता त्राही त्राही कर रही है और आपकी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। अपनी इस लाचारी को, अपने इस नाकारापन को लेकर भी ब्रजमोहन जी के अंदर कोई दुख, कोई तकलीफ है, कोई दर्द है कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे? देखिए, ये लाचारी नहीं है, ये नकारापन नहीं है जी। आज आप एक चीफ सेक्रेटरी को बुलाने के ऊपर में तो आप इतना बड़ा हल्ला कर रहे हैं जी। आज तो लोकतंत्र में, भारत में भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि सरकारों को हमको भंग नहीं करना है जी, हमको उनको सही रास्ते पर चलाना है। और इसलिए पूरे देश में जागरण का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि बंगाल में सरकार जीतने के बाद में अपने विरोधियों के साथ में कैसा व्यवहार करती है, इसके लिए पूरे देश को जागरण में लगी है भारतीय जनता पार्टी। ये ब्रजमोहन जी का कहना है। जयप्रकाश जी, जागरण की इन कोशिशों के संदर्भ में आप जैसा विचारवान और अनुभवी राजनेता क्या महसूस कर रहा है? उनका कहना है जो गलती कांग्रेस ने की, 59 बार निर्वाचित सरकारों को आपने बर्खास्त किया, हम वैसा नहीं करेंगे। इन सरकारों को जो गलत रास्ते पे है, ठीक रास्ते पर लाकर रहेंगे। क्या कहते हैं आप? कहना चाहता हूं कि देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे कि नहीं थे? मंत्री जी। दूसरे नेता थे कि नहीं जो अलग अलग विचारधाराओं के थे? जी। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेने का प्रयास कर रही थी। और जहां तक सवाल है इमरजेंसी की, अगर कांग्रेस पार्टी ने कहीं सरकार टोपल की तो आपने भी 1977 में आकर के जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी 356 के तहत उनको गिराने का काम किया। और जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में आपका महामहिम राज्यपाल का आचरण क्या है, वो संवैधानिक पद नहीं है क्या? क्या राज्यपाल का ये काम है कि ये पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कैंपों में जाए? ये राज्यपाल का काम है क्या अग्रवाल साहब? कोई राज्यपाल इस तरीके से गया है? ममता जी ने वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राहत मांगी थी, हाथ जोड़े थे। तो आपका और आपकी पार्टी के नेताओं का और भारतवर्ष की सरकार का मन क्यों नहीं पसीजा? क्या उनको दिया? तो यार इसमें आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि हम ये चाहते हैं कि इस मामले को निपटाना है तो जितने भी आपके राज्यपाल हैं वो एक कार्यकर्ता के रूप में, बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, 20,000 करोड़ रुपए का बाढ़ में नुकसान है, आप उनको पैसा नहीं दे रहे। जयप्रकाश जी, मैं आपको बीच में रोकता हूं। दो नेता हैं मेरे सामने उदाहरण के तौर पे, एक नवीन पटनायक और एक ममता बनर्जी। एक नवीन पटनायक हैं, लगातार उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बयान दिया हमें केंद्र से कुछ नहीं चाहिए, कोरोना में वैसे ही केंद्र बहुत ज्यादा दबाव में है, उड़ीसा अपने संसाधनों से ही निपटने में सक्षम है। यह बयान है नवीन पटनायक का। और एक ममता बनर्जी, वो प्रधानमंत्री के साथ बैठक नहीं करेंगी, उन्हें प्रधानमंत्री से बैठक करने से ज्यादा अपने दूसरे कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। वो साथ में मांग कर रही है 20,000 करोड़ का। क्या इस व्यवहार के साथ में 20 करोड़ की भी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत? ये मेरा आपसे सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जनता का विश्वास उठ चुका है जी। ब्रजमोहन जी तो ये कह रहे थे गैस दिए। मैं ब्रजमोहन जी बताना चाहता हूं कितने हॉस्पिटल हैं गैस के बिना लोग, सैकड़ों लोग मरे ऑक्सीजन के अभाव से। नहीं मरे हो तो आप बताइए? लोग अस्पताल छोड़ करके भाग गए। आपके पास ऑक्सीजन नहीं थी, आपके पास दूसरी रेमडेसिविर नहीं थी, आपने किया क्या? आपने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया, आपने किया क्या? ये जयप्रकाश जी का कहना है। लेकिन हमारे पास में समय समाप्त हो रहा है। महत्वपूर्ण बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि 73 साल की आजादी हासिल होने के बाद में कुल मिलाकर अभी हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पे लोकतंत्र के अंतर्गत हर व्यक्ति का सम्मान सवालों के घेरे में है। अधिकारी राजनेताओं की लड़ाई के चक्कर में पिस रहे हैं, उनके सम्मान और सुरक्षा के संदर्भ में गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी की आचरण से प्रधानमंत्री की गरिमा पर सवाल है और प्रधानमंत्री और केंद्र के सरकार के तौर तरीकों से राज्यों की अस्मिता और उनकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। निश्चित रूप से सारी परिस्थितियां तकलीफ दे हैं और वो तकलीफ दे तब है जब देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी के दौर में ये राजनेता किस तरीके का आचरण के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं, ये उनके लिए विचार का विषय होना चाहिए। और आखिरी बात यही कि कम से कम अधिकारियों को अपनी लड़ाई के बीच में तो बख्श देना चाहिए। बहरहाल आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस अहम मसले पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर राजनेताओं के लहजे को ही सादर समर्पित, जो ये कहता है कि फरमान से पेड़ों पे कभी फल नहीं लगते, फरमान से पेड़ों पे कभी फल नहीं लगते, तलवार से मौसम कोई बदला नहीं जाता। मुजफ्फर वारसी ने जो ये कहा था ना, वो
हठधर्मिता को लेकर एक शेर के माध्यम से कही गई बात थी। कुल मिलाकर सियासत में, राजनीति में अगर आपको कुछ बदलाव लाना है तो उसके लिए विचार और विनम्रता, इन दो चीज़ों की जरूरत है। उम्मीद है इस देश में जो लोग भी सत्ता में है और जो लोग भी सियासत में हैं, इन दो बातों को समझेंगे और इसके अनुसार कुछ आचरण में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। दादा प्रणाम।